Hello everyone and welcome back to the channel. So guys, we are back with another video for your UPSC CSET preparation, and today we will be looking into a new topic, that is assumption. So in the previous sessions we started by we started with introduction, how to approach reading comprehension in CSAT, then what are the tips and tricks for the same. Then we saw in the last session yesterday we discussed what inference or corollary basically is, and today we will be covering assumption. So there are specifically assumption based questions that are given to the aspirants in the CSAT exam, and we'll be looking the right way to solve them in the session today. But before we go any further guys, I would like to inform you about a comprehensive ebook for your UPSC CSAT preparation. It has everything that you need to prepare for your CSAT exam, ranging from sources, from syllabus, and up to the particular strategies that you need. So strategies, syllabus, and everything that you need to prepare for your CSAT exam is given in this ebook. So don't miss out on this opportunity. It's a free ebook for everyone. You can go and download this. The link for the same has been given in the description of the video. So let us make you CSAT ready with the help of this ebook. So go download it right now. So let's begin with the session guys. So today we will be looking at the topic, that is assumption. So first, before we understand, before we see how to solve questions on the basis of assumptions, first we need to understand what assumption basically implies, right? So what is assumption? Assumption होता क्या है guys? Assume करना कोई बात. तो जब given, देखो inference क्या था कि जो given premises है उसके basis पे एक सच्चाई जो है, एक real जो factual truth है उसको इम्प्लाई करना, इन्फर करना कि कोई बात से क्या इन्फर किया जा सकता है, क्या उसका तात्पर्य है, वो होता है इन्फ्रेंस. लेकिन अजम्पशन क्या होती है गाइस? अब अजम्पशन बेसिकली क्या होती है, आपको पैसेज दिया होगा और पैसेज के बेसिस पे आपको ना दो अजम्पशन दी होती हैं, दो या तीन, और वो पूछते हैं कि बताओ इन तीनों में से कौन सी अजम्पशन ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेमिसेस ऑफ द पैसेज इज वैलिड और नॉट, कि भाई कौन सी अजम्पशन ठीक है या कौन सी अजम्पशन गलत है. यहाँ पे तो पहले अजम्पशन का मतलब समझते हैं गाइस. अजम्पशन, अब ध्यान से पढ़ना इस चीज को गाइस. अजम्पशन इज अ नोशन, ठीक है, दैट इज एक्सेप्टेड एज ट्रू और एज सर्टन टू हैपन विदाउट प्रूफ. तो अजम्पशन बेसिकली क्या होता है? इट इज अ नोशन और इट इज समथिंग दैट इज एक्सेप्टेड एज ट्रू. उसको सच माना जाता है कि भाई अगर ये बात ऐसे कही जाए तो इसका मतलब ये तो इसके बाद होगा. तो जब अजम्पशन बेसिकली क्या होता है, जब हम किसी स्टेटमेंट को पढ़ के उसके बेसिस पे क्या राय दी जा सकती है, क्या अज्यूम किया जा सकता है, उसको अजम्पशन कहा जाता है. तो अजम्पशन इज बेसिकली इट्स अ टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब समथिंग दैट इज प्रिज्यूम्ड और अज्यूम्ड टू बी ट्रू, कि भाई ये बात इसको मद्देनजर रखते हुए कहा जा सकता है कि ये बात सच है. जैसे मैं बोलता हूँ कि इंडिया का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो प्रीडोमिनेंटली मॉनसून पे ओवर डिपेंडेंट है, ठीक है. तो अब ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूँ कि इंडिया का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो प्रीडोमिनेंटली जो अपना मॉनसून है उस पर ओवर डिपेंडेंट है. तो इस चीज़ को मैं अज्यूम कर सकता हूँ, ये बात इस स्टेटमेंट से, कि मॉनसून का एग्रीकल्चर आउटपुट में बहुत बड़ा रोल होता है इंडिया में. अगर मैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहा हूँ तो मॉनसून का इंडियन एग्रीकल्चर में या इंडियन एग्रीकल्चर आउटपुट में बहुत बड़ा रोल है. ये बात मैं सही अज्यूम कर सकता हूँ, क्योंकि यार मॉनसून पे अगर डिपेंडेंट है सारा एग्रीकल्चर, तो ऑब्वियसली अगर मॉनसून अच्छा होगा तो आउटपुट अच्छी होगी, अगर मॉनसून बुरा होगा तो आउटपुट बुरी होगी, राइट. सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एन अजम्पशन, कि एक बात को लेके हम दूसरी बात को अज्यूम करते हैं जिसको हम सच मानते हैं कि भाई ये बात को मद्देनजर रखते हुए कहा जा सकता है कि ये बात बिल्कुल सही है. सो दैट इज कॉल्ड एन अजम्पशन, ठीक है. तो अजम्पशन इज अ टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब समथिंग दैट इज प्रिज्यूम्ड और अज्यूम्ड टू बी ट्रू. इट इज बेस्ड ऑन द hypothesis that when something is said, कि जब कोई बात कही जाती है, the complete meaning और idea is not presented, कि जब कोई बात कही जाती है तो उसका पूरा आइडिया प्रेजेंट नहीं किया जाता. there are many things which remain unsaid, बहुत सारी बातें ऐसी रह जाती हैं जो नहीं कही जाती उसके साथ, लेकिन जिसको समझा जाता है. in this situation when we take something for granted, ठीक है, और suppose something that suppose something that aspect of our supposition is called assumption,
कि जब हम किसी चीज़ को सपोज करते हैं या समझ लेते हैं, कि जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि इंडियन एग्रीकल्चर, ठीक है, इंडियन एग्रीकल्चर प्रीडोमिनेटली मतलब ब्रॉडर वे में प्रीडोमिनेटली ओवर डिपेंडेंट है मॉनसून पर। ये एक फैक्ट मैंने आपको बता दिया। तो इसका मतलब मैं क्या अज्यूम कर सकता हूँ कि इंडियन एग्रीकल्चरल आउटपुट, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉनसून इन इंडिया। ठीक है, ये बात मैं अज्यूम कर सकता हूँ। यस, बिल्कुल सही बात है। जब वो कह रहे हैं कि यार पूरा एग्रीकल्चर मानसून पे डिपेंडेंट है, तो इसका मतलब अगर मानसून अच्छा होगा तो फसल अच्छी होगी, मानसून खराब होगा तो ऑब्वियसली फसल खराब हो जाएगी। सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एन अजम्पशन, कि किसी कही हुई बात के ऊपर हम कोई अजम्पशन निकालते हैं तो उसे बोला जाता है हमारा अजम्पशन। So one of the most important things to remember about assumption is that when a statement is made, the author believes the assumption to be true. कि जब कोई बात कही जाती है तो उसको assumption को सच माना जाता है, and the candidates must take the same approach when answering the question on the topic. कि जब author ने जो बात कही है, ठीक है, उस बात के बेसिस पे जो बात को वो अज्यूम कर रहा है कि सच है, उसको सही अजम्पशन माना जाता है और वही हमें पिक आउट करनी होती है इन द फ्रॉम द ऑप्शंस ऑफ द पैसेज। रियलिटी में क्या है क्या नहीं है, देखो अगर आप इसी स्टेटमेंट पे अगर आप ये क्वेश्चन करने लग जाओ, नहीं सर आजकल तो बहुत ड्रिप फार्मिंग बहुत आ गई है, लोगों ने बहुत पानी सेव करना शुरू कर दिया है, ऐसी बात नहीं है कि सारा मानसून पे ही है, अभी आजकल हम पानी स्टोर भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आप मेरी बात को नहीं समझे कि जो बात स्टेटमेंट मैंने अपने प्रेमिसेस में एक फैक्ट बोल दिया कि यार मैं आज भी कह सकता हूँ कि इंडियन एग्रीकल्चर है वो प्रीडोमिनेंटली मॉनसून पे ओवर डिपेंडेंट है, अगर ये बात मैं सच मान के चल रहा हूँ तो ये बात बिल्कुल सही होगी कि इंडियन एग्रीकल्चर आउटपुट मॉनसून पे ओवर रिलायंट है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉनसून है, कि एग्रीकल्चर आउटपुट जैसा मॉनसून होगा उस बेसिस पे आपका एग्रीकल्चर आउटपुट निकलता है, कि मॉनसून अच्छा है, टाइमली है तो अच्छा आउटपुट है, अगर वो गड़बड़ हो गई उसमें कुछ तो आउटपुट में गड़बड़ हो जाएगी। तो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एन अजम्पशन। रियलिटी में क्या है वो हम वहां पे कंसिडर नहीं करते इस चीज में, ठीक है, तो इसे कहा जाता है हमारा अजम्पशन। सो आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन कि अजम्पशन क्या होता है, एंड इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड के हाउ टू फिगर आउट द राइट कॉन्टेक्स्ट ऑफ अजम्पशन। अब कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करके देखते हैं, इस पहले स्टेटमेंट बेस्ड करते हैं, फिर एक पैसेज भी ट्राई करके देखेंगे, एंड दिस विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द राइट कॉन्टेक्स्ट टू सॉल्व योर कॉम्प्रिहेंशन इन द एग्जाम, ठीक है। तो पहले स्टेटमेंट दी है और स्टेटमेंट के ऊपर आपको दो फिर अजम्पशन दिए हुए हैं और आपको बताना है कि कौन सा अजम्पशन सही है और कौन सा गलत है। तो पहली स्टेटमेंट है द यूनियन गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू विड्रॉ एग्जिस्टिंग टैक्स रिलीफ। So the union government has decided to withdraw existing tax relief on various small savings schemes in a phased manner to augment its tax collection। कि अपने टैक्स कलेक्शन को बढ़ाने के लिए, मतलब टैक्स कलेक्शन शुरू करने के लिए गवर्नमेंट ने जो स्मॉल सेविंग स्कीम्स पे टैक्स रिलीफ दिया हुआ था वो उसको एक फेज्ड मैनर में हटाने वाले हैं। ये स्टेटमेंट गिवन है। अब इसके बेसिस पे दो अजम्पशन गिवन है, देखना गाइस कौन सा सही है और कौन सा गलत है। पहला अजम्पशन है पीपल मे स्टिल कंटिन्यू टू कीप मनी इन स्मॉल सेविंग स्कीम्स एंड ऑल्सो पे टैक्सेस। ठीक है, कि लोग अभी भी स्मॉल सेविंग स्कीम्स में पैसे रखेंगे और अभी भी टैक्स देंगे, एक तो ये अजम्पशन माना जा रहा है। और दूसरा क्या है, द टोटल टैक्स कलेक्शन में इंक्रीज सब्सटेंशियली। अब देखो ये कैसे आप कह सकते हो कि अगर सरकार स्मॉल सेविंग स्कीम्स मतलब छोटे अमाउंट की जो सेविंग स्कीम्स हैं उस पर जो टैक्स रिलीफ जो गवर्नमेंट दे रही थी वो अब नहीं मिलेगा तो लोग उसमें पैसे क्यों डालेंगे यार, एक बात बताओ। तो ये तो कॉन्ट्रडिक्टरी होगा कि पीपल मे स्टिल कंटिन्यू टू कीप, वो नहीं यार, वो किसी जोड़ के बड़ी स्कीम में डालेंगे या एफडी करा देंगे या घर पे रख लेंगे, राइट। तो उनके पास वो मोटिवेशन नहीं होगा कि हम स्मॉल सेविंग स्कीम्स में पैसे डालें, राइट। जब गवर्नमेंट ने टैक्स रिलीफ हटाने का डिसीजन ले लिया है तो लोग भी स्मॉल सेविंग स्कीम्स में पैसे अब नहीं रखना चाहेंगे। तो ये गलत अजम्पशन है, लेकिन ये है सही अजम्पशन के द टोटल टैक्स कलेक्शन में इंक्रीज सब्सटेंशियली, के हो सकता है ऐसा करने से जो पैसे ऑलरेडी लोगों ने जमा करा रखे हैं,
स्मॉल से वो निकालें तो बेशक शायद हो सकता है कि ना निकालें, कि भाई चलो आगे ना नहीं जमा कराएं, लेकिन इससे टैक्स कलेक्शन तो इंक्रीज होगा, ये तो क्लियर बात है। क्यों? क्योंकि अपने टैक्स कलेक्शन को ऑगमेंट करने के लिए सरकार ये फेज्ड मैनर में कर रही है कि धीरे धीरे वो टैक्स रिलीफ को हटाएगी। पहले मतलब 0% था तो मान लो पहले 2% करेगी, फिर 4 कर देगी, फिर 6 कर देगी, इस तरह से वो टैक्स कलेक्शन को बढ़ा रही है। तो धीरे धीरे इससे ये चीज़ तो कही जा सकती है कि टैक्स कलेक्शन तो बढ़ने वाला है, दैट इज डेफिनेटली ट्रू। तो द राइट assumption इज द टैक्स कलेक्शन में इंक्रीज सब्सटेंशियली, ये सच बात है। नेक्स्ट गाइज, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू लेवी 2% ऑन द टैक्स अमाउंट पेबल फॉर फंडिंग ड्रॉट रिलीफ प्रोग्राम्स। तो गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया है? गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू लेवी 2% टैक्स amount payable, 2% on the tax amount payable for funding drought relief programs के सूखा पीड़ित जो इलाके हैं, जो उनमें जो प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं फंड रिलीफ ड्रॉट रिलीफ के लिए, उसके लिए गवर्नमेंट अब जो टोटल अमाउंट टैक्स पेबल अमाउंट है उसके ऊपर भी 2% सरचार्ज लगाने वाली है। अब ये स्टेटमेंट दी है कि जो लोग टैक्स देते हैं उसके ऊपर 2% और टैक्स लगेगा, और वो 2% टैक्स किस में जाने वाला है, किस चीज़ के लिए मतलब लिया जा रहा है? फॉर फंडिंग ड्रॉट रिलीफ प्रोग्राम्स। अब उसने 2 अजम्पशन दिए हैं, देखना गाइस। द गवर्नमेंट डज नॉट हैव सफिशिएंट मनी टू फंड ड्रॉट रिलीफ प्रोग्राम्स, एक तो ये है, और दूसरा द अमाउंट कलेक्टेड बाय वे ऑफ सरचार्ज मे बी एडिक्वेट टू फंड दिस ड्रॉट रिलीफ प्रोग्राम्स। गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है, ठीक है, अब पैसे, ये चीज़ कोई राइट असम्पशन नहीं है तभी वो टैक्स ले रही है लोगों से, 2% और एक्स्ट्रा टैक्स लगा रही है। पैसे नहीं है तो वो पैसे जनरेट करेंगे, उठाएंगे, लेकिन ये लोगों पे टैक्स लगा के, ऐसा ही है, ये सच्चाई नहीं कि गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है तभी वो लोगों पे टैक्स लगाती है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन द राइट असम्पशन है, ये तो बिल्कुल यार एक वो होता है, बिल्कुल वेग बात हो गई कि यार पैसे नहीं है इसलिए वो लोगों से टैक्स ले रही है। वो फंड ड्रॉट रिलीफ भी तो कहीं ना कहीं सरकार सारा बर्डन नहीं उठा सकते ना, कहीं ना कहीं लोगों का भी उसमें उसको हिस्सा, वो मतलब सपोर्ट चाहिए, कुछ वो अपनी तरफ से करेगी, कुछ वो लोन पे उठाएगी, मे बी जो भी करेगी, मतलब बजट से लेगी, ठीक है। लेकिन पॉइंट ये है कि दैट डज नॉट मीन कि गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है। द राइट असम्पशन इज द अमाउंट कलेक्टेड बाय वे ऑफ सरचार्ज मे बी एडिक्वेट टू फंड दीज ड्रॉट रिलीफ प्रोग्राम्स। के भाई मान लो गवर्नमेंट के पास थोड़ी सी शॉर्टेज है पैसे की, इस टाइम पे सूखा पड़ा हुआ है, खाने की वो हो रही है, तो लोगों से टैक्स कलेक्ट करके वो उस अमाउंट को कंप्लीट करना चाह रही है ताकि सबका काम चल जाए। तो आई थिंक दैट इज़ द राइट असम्पशन कि गवर्नमेंट जो पैसा ये कलेक्ट करेगी ये सरचार्ज से, ये आई थिंक वो उसको जोड़ के गवर्नमेंट के जो रिलीफ प्रोग्राम्स हैं उसके लिए काफ़ी होगा। सो वो राइट असम्पशन है, इसीलिए वो 2% लगा रही है, कोई बहुत ज़्यादा परसेंट नहीं लगाया, 10 नहीं लगाया, 15 नहीं लगाया, 2 है। तो 2% का मतलब है कि थोड़ा सा पैसे की कमी थी, उसके लिए गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा दिया है बस, राइट। तो दैट इज़ द राइट असम्पशन। चलो एक और देखते हैं, इसमें 3 स्टेटमेंट्स हैं गाइस, तो 3 असम्पशन है, अब देखने इसमें से कौन सा ठीक है। स्टेटमेंट है graduates with first class are eligible to apply for the admission to MBA courses in our institute. एन एडवर्टीजमेंट बाय ए मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। अच्छा, तो ये एक एडवर्टीजमेंट है मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट की तरफ से जो इन्वर्टेड कॉमर्स में दी हुई है ये आपको। इसमें इसके बेसिस पे हमें 3 अजम्पशन दिए, तो एक बार पढ़ते हैं कि ग्रेजुएट जो हैं ग्रेजुएट विद फर्स्ट क्लास, मतलब जिनके 60% से ऊपर मार्क्स हैं ग्रेजुएशन में। सो ग्रेजुएट्स विद फर्स्ट क्लास आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द एडमिशन टू MBA कोर्सेज इन आर इंस्टीट्यूट, कि हमारे इंस्टीट्यूट में MBA कोर्सेज में अप्लाई करने के लिए जो फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट्स हैं वो एलिजिबल हैं। तो अब इस बात से क्या कहना चाह रहा है वो देखना, ओनली दोज हु आर फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट्स कैन टेक अप स्टडीज फॉर MBA कोर्सेज। ये देखो एक्सट्रीम ऑप्शन मैंने क्या बताया था गाइस, एक्सट्रीम ऑप्शंस हमेशा एलिमिनेट होते हैं। सिर्फ फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट MBA के लिए अप्लाई कर सकते हैं, नहीं यार, इस इंस्टीट्यूट में नहीं कर सकते क्योंकि इस उनका अपना रूल है, लेकिन बाकी जगह तो कर सकते हैं ना। तो ये तो कोई रूल नहीं है कि ओनली फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट ही अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड, देयर आर प्लेंटी ऑफ फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट्स हु आर लाइकली टू अप्लाई फॉर एडमिशन टू MBA। तो बहुत सारे फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट्स होंगे जो अप्लाई करना चाहेंगे MBA में, ठीक है, देख लेते हैं। और थर्ड है रेपुटेशन ऑफ द इंस्टीट्यूट मे गेट अफेक्टेड इफ स्टूडेंट्स हैविंग लेस देन फर्स्ट क्लास आर एडमिटेड। एग्जैक्टली, वो देखो उसने अगर सीधा ये बोलना होता कि भैया सारे आ जाओ, ठीक है, ग्रेजुएट एनी, फिर वो सीधा लिख देता है एनी ग्रेजुएट कैन अप्लाई इज एलिजिबल टू अप्लाई फॉर MBA, लेकिन ओनली फर्स्ट क्लास क्यों लिखा है? ताकि उनकी जो रेपुटेशन है वो बनी रहे कि भाई हमारे यहाँ पे इंटेलिजेंट बच्चा आता है,
ठीक है, तो ये अज्यूम करना कि देयर आर प्लेंटी ऑफ फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट्स, नहीं, अगर प्लेंटी होते तो फिर वो कंडीशन लगाता ही नहीं ना, फिर तो होते तो फिर वो अपने आप ही आ जाते, फिर तो कंपटीशन के बेसिस पे हो जाता कि जिसके ज़्यादा स्कोर है वो एडमिशन लेगा, जिसका नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा। लेकिन यहाँ पे फर्स्ट क्लास का रखने का मतलब क्या है कि जो अप्लाई करे वो सारे ही एटलीस्ट अबव एवरेज हो, तो वो अपने रेपुटेशन की सोच रहा है। तो आई थिंक द राइट assumption इज रेपुटेशन ऑफ द इंस्टीट्यूट मे गेट अफेक्टेड इफ स्टूडेंट्स हैविंग लेस देन फर्स्ट क्लास आर एडमिटेड। सो ये राइट assumption माना जाता है। तो जो कही गई बात है उसके बेसिस पे जो नहीं कहा गया है उसको अज्यूम करना, दैट इज कॉल्ड assumption। ठीक है, अब ये पैसेज करके देखते हैं गाइस। ये प्रीवियस ईयर एक पैसेज है जो एग्जाम में आया था, तो अब देखते हैं कि एग्जाम में सी सेट में जो पैसेजेस आते हैं उनको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो पहले हमेशा क्वेश्चन देखो, मोस्ट वी हैव टू फाइंड मोस्ट लॉजिकल एंड रैशनल अजम्पशन दैट कैन बी मेड फ्रॉम द पैसेज। तो एक बार पढ़ते हैं। द रिचर स्टेट्स, जो अमीर स्टेट्स हैं, द रिचर स्टेट्स हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कट डाउन, they have a responsibility to cut down carbon emissions and promote clean energy investments के जो अमीर स्टेट्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो कार्बन एमिशन को कम करें और क्लीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट्स को प्रमोट करें। नाउ दीज आर द स्टेट्स दैट गॉट इलेक्ट्रिसिटी, grew faster and now have a high per capita income, making them capable of sharing India's burden of becoming eco-friendly। सही बात है कि वो स्टेट्स हैं जिनको पहले बिजली मिल गई, जो जल्दी ग्रो कर गए और आज उनकी हाई पर कैपिटा इनकम है, मेकिंग देम केपेबल ऑफ, जो उनको बनाता है केपेबल ऑफ शेयरिंग इंडियाज बर्डन ऑफ बिकमिंग इको फ्रेंडली, कि इंडिया का जो बर्डन है वो इको फ्रेंडली, मतलब इको फ्रेंडली बनने का वो शेयर कर सकते हैं स्टेट्स। दिल्ली, जैसे उसने एग्जांपल दिया है, दिल्ली फॉर एग्जांपल कैन हेल्प बाय जनरेटिंग इट्स ओन क्लीन इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग सोलर रूफटॉप पैनल्स। कि दिल्ली का जैसे उसने एग्जांपल दिया कि वो कैसे हेल्प कर सकता है, बाय जनरेटिंग इट्स ओन क्लीन एनर्जी, क्लीन इलेक्ट्रिसिटी बाय सोलर रूफटॉप पैनल सोलर लगा के वो अपनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है, और इवन हेल्प पुअर स्टेट्स फाइनेंस देयर क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स, या जो उनके पास पैसे हैं वो जो गरीब स्टेट्स हैं उनको प्रोवाइड करके वो पैसे उनके क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट को सपोर्ट कर सकते हैं। इट इज़ नो सीक्रेट दैट स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स विच कंट्रोल 95% ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, कि ये इसमें कोई सीक्रेट वाली कोई छुपी हुई बात नहीं कि स्टेट इलेक्ट्रिसिटी जो बोर्ड्स हैं, राइट, जो 95% ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, इलेक्ट्रिसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को कंट्रोल करते हैं, आर नेक डीप इन लॉसेज, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान में वो डूबे हुए हैं। दीज लॉसेज फर्दर डिस्करेज स्टेट यूटिलिटीज़ फ्रॉम अडॉप्टिंग रिन्यूएबल एनर्जी एज इट इज़ मोर एक्सपेंसिव दैन फॉसिल फ्यूल्स। और इसी नुकसान में डूबे होने की वजह से वो ये सोलर एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी को नहीं ला पाते, क्योंकि पहले ही नुकसान हो रखा है, पैसे हैं नहीं, और ऊपर से जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसको लाना ज़्यादा एक्सपेंसिव है एज़ कम्पेयर टू फॉसिल फ्यूल्स, तो वो ऐसे ही वो मोटिवेट नहीं होते। तो बेसिकली वो क्या कहना चाह रहे हैं इसमें कि जो अमीर स्टेट्स हैं जिनके पास पैसे हैं वो अपनी एनर्जी, अपनी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो सोलर रूफटॉप पैनल से बना ले, और दूसरा यह वो क्या कर सकते हैं कि अगर वो ये नहीं करना चाहते हैं या नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट जो पैसे हैं वो गरीब स्टेट्स को दे दे, ताकि वो क्लीन एनर्जी बना पाएँ और यूज़ कर पाएँ, ताकि पूरे इंडिया का जो बर्डन है वो कम हो पाए। और ये कैसे देखा जा सकता है ये चीज़ कि भाई स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है जो सारी इंडिया की इलेक्ट्रिसिटी कंट्रोल करते हैं, 95% कंट्रोल करते हैं, मतलब सरकारी है वो, लेकिन उनमें लॉसेस बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, तो वो रिन्यूएबल एनर्जी को नहीं ला सकते, क्योंकि वो पहले ही थोड़ी कॉस्टली होती है एज़ कम्पेयर टू फॉसिल फ्यूल्स, राइट। तो वो उसमें वैसे ही इंटरेस्टेड नहीं होते क्योंकि उनके पास पैसे ही नहीं है। तो ये अमीर स्टेट्स की जिम्मेदारी बनती है कि वो इस चीज़ में हेल्प करें, ये कहना चाह रहे हो। तो अब ऑप्शन देखते हैं गाइस। ऑप्शन नंबर 1, the richer states must lead in the production and adoption of renewable energy. Okay, the poor states always have to depend on rich states for electricity. ये देखो, ये एक्सट्रीम वाले ऑप्शन मैंने क्या कहा था, हमेशा ये शुरू में आंख बंद करके एलिमिनेट कर दिया करो इनको कि पुअर स्टेट्स को हमेशा रिच स्टेट्स पे डिपेंड करना पड़ता है इलेक्ट्रिसिटी के लिए, नहीं। ठीक है। थर्ड, द स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स कैन इंप्रूव देयर फाइनेंसेस बाय अंडरटेकिंग क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स। क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स लेके वो अपने फाइनेंसेस इंप्रूव कर सकते हैं। कैसे? वो तो कह रहे हैं यार वो पहले ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है और वो उनके पास पहले ही वो नेक डीप इन लॉसेज है, उनके पास पैसे नहीं है, उनके पास नुकसान भरा पड़ा है, और वो ऊपर से कह रहे हो कि महंगी रिन्यूएबल रिसोर्सेज ले आओ, वो लाके उनके फाइनेंसेस मैनेज हो जाएंगे। ये तो बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया टू द पैसेज। फोर्थ देखते हैं, द हाई इकोनॉमिक डिस्पैरिटी बिटवीन द रिच एंड द पुअर स्टेट्स इज अ मेजर कॉज ऑफ हाई कार्बन एमिशंस इन इंडिया। ये हाई कार्बन एमिशन का रीज़न यहाँ पे कोई बात ही नहीं हो रही है। यहाँ पे सही स्टेटमेंट ए थी कि जो अमीर स्टेट्स हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो लीड करें प्रोडक्शन में एंड अडॉप्शन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी में, ताकि वो अगर अडॉप्ट कर पाएंगे। मान लो दिल्ली में सारी एनर्जी अगर मान लो सोलर से बनने लग जाए तो जो पैसा उनके पास आ रहा है, ठीक है, जो रिन्यूएबल एनर्जी बच रही है
एक तो नॉन रिन्यूएबल फॉसिल जो बच रहे हैं वो कहीं और यूज़ हो सकते हैं, जो पैसा उनके पास बन रहा है वो पैसा वो गरीब स्टेट्स को दे सकते हैं ताकि वो भी सोलर एनर्जी लाएं. तो दिस इज़ द राइट अप्रोच टू सॉल्व द carbon emission problem and electricity issues in the country. So that is the right assumption. Option number A, कि the richer states must lead in the production and adoption of renewable energy. That is the right answer. तो गाइज आई होप आपको समझ आया कैसे सॉल्व करते हैं पैसेजेस. तो अगर आपको हमारी अप्रोच अच्छी लगी, अगर आपको लगा कि वी आर एबल टू हेल्प यू आउट इफ यू आर गेटिंग बेनिफिटेड, तो यू कैन ज्वाइन आवर कोर्स. वी हैव लॉन्च्ड अ कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स फॉर योर सीसैट प्रिपरेशन just in 100 hours. Just in 100 hours we promise to make you CSAT ready. Now in this course we have provided you all the concept classes for all the subjects, reasoning, quants and English. There's a test series where we provide you sectional test and full length test and quizzes in the course itself. There are weekly live doubt sessions. It is a problem for aspirants to connect with the faculty members to ask their doubts personally, so there'll be weekly live doubt sessions that are already going on, and there are live revision classes which will be conducted before the exam. And you know us, you know the faculty members, Vishnu sir who looks after quantitative part, I am Narveer, I look after the English language part, and then you have Meghna ma'am who is the reasoning expert. So the link for this course has been given in the description of the video. Go check out our course and you can get benefited on the through this link, because you might find a coupon which will benefit you to avail yourself of this course. So go get benefited and go check out the course. The link has been given in the description of the video. And if you want the PDF of this session, you can join our Telegram channel. The link for the same also has been given in the description of the video itself. So I thank you so much for your precious time. If you need to contact us, you can call us on this number during the office hours, that is 8146207241, or you can also drop us an email at hello@edutab.co.in. So that is our email ID, www.edutab.co.in, right? So if you have any query, if you have any doubts, if you wish to contact us, you can drop us your email on this address, and please feel free to contact whenever you need us. So guys, if you liked the video, please don't forget to like the don't forget to press the like button. If you are new here, please don't forget to subscribe to the channel, and I wish you all the success in your endeavors ahead. Keep on working hard, keep on giving your best. I'm sure you will do very well in the exam. So having said that, I'll take your leave for today. I'll see you again next week. Till then, stay safe, stay healthy, and happy learning to all of you.